नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पूरा 10 नंबर का मैटर है हमारा। और पूरे 10 नंबर का मैटर है राजभाषा। और राजभाषा के हर एग्ज़ाम के अंदर डिपार्टमेंटल रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम हो या फिर प्रमोशनल कोटे की कोई एग्ज़ाम हो, किसी भी पद के लिए राजभाषा के 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये राजभाषा जब तक आप नहीं पढ़ते तब तक आपके सिर पे बैठी रहती है, मतलब आपको आता नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप पूरा सेशन ले लेंगे, पूरी क्लास पढ़ लेंगे, विथ रिवीजन अगर कर लेंगे, तो राजभाषा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इस सेशन में दोस्तों हम करने वाले हैं राजभाषा के सभी क्वेश्चन। राजभाषा को हमने एकदम शॉर्ट में यहाँ मैटर है हमारे पास, और उस मैटर के थ्रू हम जानेंगे। कई बार आपसे भाषाओं की प्रकृति और सबसे पहले कौन सी भाषा आई, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे उत्पत्ति। सबसे पहले भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा आई। हमारे पूर्वज जो थे वो संस्कृत भाषा यूज करते थे। उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इस प्रकार से एक क्रम भी याद होना चाहिए। संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और फिर लास्ट में हिंदी। हिंदी भाषा आई। तो वर्तमान में हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? राजभाषा। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उसके बाद में हम यहाँ जाने संविधान में संरचना। अनुसूची 8 जो है हमारी, अनुसूची 8 जो है वो हमारी भाषा से रिलेटेड है। इसमें सारी भाषाएं दी हुई हैं कि उस टाइम जब संविधान बना तब कितनी भाषाएं थी और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं। तो उस समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। कब कब कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी ये भी आपको याद होना चाहिए। पहली सिंधी, उसके बाद में कौन सी जुड़ी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और उसके बाद में मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो। ये 4 भाषाएं बाद में और जुड़ी। तो इस प्रकार से अब बात यह है कि भाग 5 के अंदर आर्टिकल 120 में बात की गई है एक तो भाषा की। एक संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 210 में बात की गई है। ये विधानसभा और ये यहाँ ये संसद के अंदर और ये विधानसभाओं के अंदर भाषा का यूज। और उसके अलावा भाग 17 में सीधा पूरी भाषा से रिलेटेड जो राजभाषा है उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल आ गए। आर्टिकल 343 से 351। कई बार पूछा जाता है कि ये कितने आर्टिकल हैं, तो ये आपको 7-8 नजर आ रहे होंगे, लेकिन वास्तव में ये 9 आर्टिकल हैं। 343 को शामिल करेंगे, 351 को शामिल करेंगे, तो ये 9 आर्टिकल हैं, 2 ये हो गए। तो कुल मिला के राजभाषा से रिलेटेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल हैं? तो 11 आर्टिकल है। 9 तो एक जगह 343 से 351, और एक 120 और 210, ये भी हमारे राजभाषा से रिलेटेड है। तो कुल 11 आर्टिकल है। अब सर ये भाग 17वां है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और ये अनुसूची जो है, ये शेड्यूल है हमारी, ये 8वीं अनुसूची के अंदर है। अब यहां से आगे बात करते हैं कि भाग 17 में क्या क्या है। तो देखो अध्याय 1, कई प्रकार के चैप्टर हैं, चैप्टर की बात करते हैं और चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। देखो अध्याय 1, संघ की भाषा। संघ की भाषा का मतलब हो गया सेंट्रल लेवल पे। अध्याय 2, प्रादेशिक भाषा, यानी क्षेत्रीय लेवल पर जो प्रदेशों की जो भाषा होगी वो। अध्याय 3, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं। मतलब आर्टिकल 343 से हम बांटते हुए चल रहे हैं ताकि हमारे याद रहे कि 2 आर्टिकल तो केंद्र की भाषा से रिलेटेड है। उसके बाद में 3 आर्टिकल प्रादेशिक भाषा से रिलेटेड है। तो 43-44 केंद्र से, 45-46-47 ये प्रादेशिक से, फिर 2 आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, 48 और 49, 300 आप लगा लेना साथ में। और लास्ट वाली विशेष निर्देश, जैसे किसी को नई भाषा में डालना, भाषा जोड़ना, मातृभाषा में शिक्षा देना, ये सारा आर्टिकल 350 और 351 में विशेष निर्देश। तो 4 अध्याय में हमने चीजों को बांटा। केंद्र 2, प्रादेशिक 3, 3 और 2 5 हो गए। उसके बाद 2 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये 7 हो गए। और बीच में हमने एक छोड़ दिया 50 और 51, 8-9, ये लो, ये यहाँ विशेष निर्देश आ गए कुल मिला के। तो टोटल 9 यहाँ हो गए, फिर 120 और 210 और हो गए आर्टिकल। तो कुल मिला के 11 आर्टिकल राजभाषा की बात करते हैं। आर्टिकल 120 क्या कहता है? देखो लगभग 100 से, जो 70 से संसद चालू होती है, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 आर्टिकल में लोकसभा है। ऐसे ही बात की जाए तो 120 जो है ये स्टेट, पहले सेंटर की बात होती है आर्टिकल में, पहले सेंटर की बात की गई है। फिर 200, जैसे आपने देखा होगा शुरू में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन उसके बाद में 200 में जो चलते हैं ये सारे, जैसे 200 में राज्यपाल की शक्तियों का विवरण है। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमें 200 से ऊपर वाले से आइडिया हो जाता है कि ये प्रादेशिक बात हो रही होगी। ठीक है, अब देखिए तो आर्टिकल 120, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हैं।
आर्टिकल 210 कहता है कि विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, और 343 से 351 तक सारी बातें हमने की हैं। अब सारा एकदम डिटेल में जानेंगे। अभी तो हमने केवल एकदम एक ओवरव्यू लिया है कि 343 और 344 किसकी बात करता है, सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद में 3 प्रादेशिक स्टेट लेवल पे, उसके बाद में 2 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, उसके बाद में 2 विशेष निर्देश। ठीक है, 343 एक इनके भी सब क्लोज बने हुए हैं। तो 343(1) में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। आर्टिकल 343(2) में क्या लिखा हुआ है, संविधान लागू होने से 15 सालों तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, मात्र 1965 तक। लागू 1950 में हुआ, 1949 में 26 नवंबर, पूर्णतः 1950 में। तो 1965 तक ही इसको यूज करना था इंग्लिश को। बाकी हमने हमारी भाषा हिंदी अपनाई थी, हालांकि हम इतने एडवांस हो गए कि अंग्रेजी भाषा को हम ज्यादा यूज करने लग गए पाश्चात्य देशों को देखकर। राष्ट्रपति आदेश से हिंदी में काम, ये आदेश कब कब दिया, 1952, 1955 और 1960, ये प्रकार से काम। इसके अलावा 344(1) में क्या कहा गया है, देखिए, राजभाषा आयोग का गठन 1955 के अंदर जो किया गया, राष्ट्रपति ने इसमें आदेश भी दिया और राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया। कब किया गया, 1955 के अंदर किया गया। डेट भी पूछता है कई बार, 7 जून 1955, 7/6/1955, 7 जून 1955 को। अध्यक्ष कौन थे इस राजभाषा आयोग के, तो बीजी खैर। अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर। अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर। अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर। रिपोर्ट कब आई इस राजभाषा आयोग की, 1956 में। उसी समय भाषा के आधार पर राज्य भी बन रहे थे और ये काम भी चल रहा था एक तरफ। उसके अलावा आर्टिकल 344(4) में क्या है, संसदीय समिति का गठन हुआ जो 1956 में। भाई संसद की कमेटी भी तो होती है, जैसे सहकारिता आयोग हुआ, कई और आयोग हुए, तो इनकी पीछे काम करने वाली कमेटी जरूर होती है और सचिव उसका मुखिया होता है। तो कुल मिला के उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो जरूरी थी, वो 1956 में बनी। तो आप ये जान सकते हैं कि ये आर्टिकल है और इन आर्टिकल के तहत 355 में राजभाषा आयोग आया, उसके बाद में 1956 में राजभाषा समिति। और इस समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। देखो ज्यादा लोग लोकसभा में होते हैं, कम लोग राज्यसभा में होते हैं, तो इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा से 20 आदमी और राज्यसभा से 10 आदमी, तो टोटल कितने लोगों की कमेटी है, 30 लोगों की कमेटी है। अध्यक्ष कौन बने इसके पहली 1956 में जो बनी, गोविंद वल्लभ पंत। अध्यक्ष कौन बने, गोविंद वल्लभ पंत। बीजी खैर राजभाषा आयोग के थे, कंफ्यूज मत हो जाना, बीजी खैर राजभाषा आयोग के, बीजी थे वो इसलिए आयोग बनाया उस टाइम, फिर समिति बनाई तो फिर दूसरे को बना दिया, वो बीजी थे उस टाइम, गोविंद वल्लभ पंत। बोलो क्लियर, ऐसे याद रख सकते हो, पहले वो उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया, फिर वो बीजी थे तो फिर गोविंद वल्लभ पंत को बना दिया। आर्टिकल 345 क्या कहता है, अब देखो हमने क्या कहा था कि 343 और 344 ये किसकी बात करते हैं, केंद्र की। अब राज्यों की बात आ जाएगी, कौन से में, 45, 46, 47, 3 में। तो अब उनमें बात कर लेते हैं। राज्यों की राजभाषा, जैसे यूपी में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। राज्य स्वयं चुन सकता है, ये बात लिखी हुई है 345 में कि अगर स्टेट चाहे तो अपनी, देखो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और इधर पश्चिमी पाकिस्तान था जो वर्तमान में पाकिस्तान है। इनमें लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि यहाँ जो पश्चिमी पाकिस्तान है इन्होंने जबरदस्ती थोप दिया कि उर्दू भाषा होगी हमारी। हमने तो कई भाषाएं डाल रखी हैं भारतीय संविधान में और इन्होंने जबरदस्ती थोप दिया कि उर्दू भाषा होगी। अब जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली जानते थे, भाई हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ बांग्लादेश है तो बंगाली जानते थे, वो तो बंगाली में ही सारे बातें करते थे, सारा पत्राचार सारा बंगाली में, तो उनको बहुत ठेस पहुंची कि बंगाली कैसे छोड़ दें। अभी एक भाषा के आधार पर एक पूरा कंट्री अलग बन गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी जगह बांग्लादेश बन गया 1971 में। तो कुल मिला के भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव मुद्दा है, कोई भी आदमी अपनी बोली नहीं छोड़ सकता, भाषा नहीं छोड़ सकता। तो उसी प्रकार से 345 में राज्यों को ये खुली छूट दी गई कि यूपी अगर हिंदी में बात करना चाहता है तो करिए, यूपी के लोग, अगर महाराष्ट्र के लोग मराठी में बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो करिए, क्या दिक्कत है। अगर मान लो तमिलनाडु के लोग तमिल में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, ये सारी बातें, तो ये सारी 345 में आजादी दी गई। आर्टिकल 346 में राज्य दूसरे राज्य से या राज्य सेंटर से बीच में कोई भी भाषा का अगर यूज करे तो हिंदी या इंग्लिश में कर सकता है। जैसे संसद कर सकती है हिंदी या इंग्लिश, वैसे ही राज्य स्टेट दूसरे स्टेट से या फिर स्टेट सेंटर से अगर वार्तालाप करे, कोई भी पत्राचार करे, तो वो
हिंदी या इंग्लिश में कर सकता है। अब बात करते हैं 347 के अंदर, ये आखिरी प्रादेशिक का ये आखिरी है, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आ जाएगा, ठीक है। किसी नई भाषा को मान्यता देना, ये 347 में है। अगर राज्य चाहे तो राष्ट्रपति मान्यता दे सकता है, अगर स्टेट चाहे ना तो प्रेसिडेंट उसको वास्तव में मान्यता दे सकता है। जैसे नागालैंड में अंग्रेजी को मान्यता दी थी। नागालैंड में किसको दी थी? अंग्रेजी को। इसीलिए नागालैंड वाले ये क्षेत्र, ये कौन से कै खे गए क्षेत्र आगे आएंगे तो खे क्षेत्र में आते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं सारे स्टेट। नागालैंड में अंग्रेजी को, तो ये आर्टिकल कौन से को उपयोग किया? 347 को। आर्टिकल 348, अब बताओ 43 44 सेंटर, 45 46 47 स्टेट, और अब कौन सा आएगा? 48। 48 किससे आएगा? न्यायपालिका से, हमारी जुडिशियरी से रिलेटेड, तो न्यायालयों व विधानों की भाषा। 348 1 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम जो भी बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे या तो हिंदी या इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश, जो भी हमारे भारतीय केंद्रीय स्तर पर या स्टेट लेवल पर आप जो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 348 1 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा केवल अंग्रेजी होगी, इंग्लिश में होगी। जैसे सभी बिल, अधिनियम, संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में ही होती है, इंग्लिश में होती है। आर्टिकल 350A, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी, जैसे राजस्थान में राजस्थानी में पढ़ाया जा सकता है, महाराष्ट्र में मराठी में पढ़ाया जा सकता है, तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाया, गुजरात में गुजराती में पढ़ाया जा सकता है, पंजाब में पंजाबी में पढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर। जैसे ये हमने लिख रखा, तमिलनाडु में तमिल प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। अब जो अनुसूची 8 है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संबंधित क्या है? अनुच्छेद 344 1 से 351 तक ये सारे आर्टिकल आ गए। 14 भाषाएं संविधान लागू करते समय ली थी हमने। 14 जो लैंग्वेज हैं ये संविधान लागू करते समय ली थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। 15वीं क्या जुड़ी? सिंधी। कब जुड़ी? 1967 में, याद रखना। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सिंधी भाषा जुड़ी 1967 में। 3 भाषाएं एक साथ जुड़ी। नमक 1992 में। नमक क्यों बोला? इसका पहला अक्षर न, इसका मैं, इसका कै। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोकणी। तो कुल मिला के नेपाली मणिपुरी कोकणी, मेरे साथ बोलिए बार बार, नेपाली मणिपुरी कोकणी, नेपाली मणिपुरी कोकणी, नेपाली मणिपुरी कोकणी, नेपाली मणिपुरी कोकणी। ये भाषाएं 1992 में जोड़ी गई। 1967 के बाद 1992 में जोड़ी गई। ये भी 21st, और ये 50 साल बाद जोड़ी गई 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 50 साल का बाद का मतलब हो गया 50 अमेंडमेंट के बाद में। ये देखिए आप जोड़ लिए 2171, 2171, 2171, 2171। बोलो क्लियर? ये याद रह जाएगा। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, उसके बाद आज तक नहीं जोड़ी है। 4 कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। मेरे साथ बोलिए, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। वीडियो रोक लो और एक बार 10 बार बोलो आंख बंद करके, जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। बोलो क्लियर? याद रह जाएगा। ऐसा फॉर्मूला बता दिया, जिंदगी में नहीं बोलोगे। तो ये सारी भाषाएं, और ये कब जोड़ी गई? 2003 में। ये 92, मतलब एक के बाद 2 आता है तो ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 71 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अंदर, 1967, 1992 और 2003, इस प्रकार से ये भाषाएं जोड़ी गई। राजभाषा हिंदी, इसको हिंदी का दर्जा कब मिला? तो ये हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर इसीलिए जिस दिन दर्जा मिला इसीलिए मनाने लग गए। तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत राजभाषा हिंदी। कुल मिला के 14 सितंबर 1949। 26 आपको ध्यान होगा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। उससे जस्ट कुछ समय पहले, क्योंकि आपको पता है संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब शुरू में बना, तब संविधान आर्टिकल 395 396 ऐसे थे, लगभग 395 होने चाहिए। तो आपको पता है उस समय संविधान बनने के अंतिम दौर में था, और ये आर्टिकल भी अंतिम दौर के हैं, 343 344। बताओ, एंड होने वाला था ना काम, तो उसको हमने लागू कब किया था? आंशिक रूप से
26 नवंबर को, और ये बात कब की चल रही है, सितंबर में। तो उसके 1.5 महीने पहले डेली काम करती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। और अंतिम समय में 14 सितंबर 1949 को उन्होंने संविधान में इस प्रकार से इसको स्वीकृति दे दी कि हिंदी को मानेंगे हम। तो राजभाषा पखवाड़ा, तो ये जो 14 दिन का पखवाड़ा होता है 14 सितंबर से अपने 14 सितंबर से स्टार्ट होता है और 28 सितंबर तक जाता है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जिस दिन से हिंदी दिवस मनाया गया उसके बाद में 14 दिन तक हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 1975 से चालू किया। नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ। वाक्य क्या है सबके लिए, हिंदी के लिए, वसुदेव कुटुंबकम। ये भारतीयों ने दिया है ये नारा, वसुदेव कुटुंबकम। और क्या जानिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। किसने लिखा, प्रोफेसर जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। लेकिन ये थोड़े ही दिन चल पाया क्योंकि पैसा नहीं था, वित्तीय उस समय संकट था, इसके कारण अगले साल बंद हो गया। कब चला, 1826 में, 30 मई 1826। लेकिन वित्तीय संकट के कारण 1827 में बंद कर दिया गया। पहला हिंदी समाचार पत्र 1826 में क्या नाम था, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ये था पंडित जुगल किशोर शुक्ल इनके द्वारा। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, 1960 में बना। जब राष्ट्रपति ने 3 बार इस चीज का यूज किया ना कि हिंदी में काम करना है, 1952, 1955, 1960, तो इसका मतलब आगरा में जब वो केंद्रीय हिंदी संस्थान बना, इसे याद रख लो, उस समय राष्ट्रपति ने कहा था। रेल बजट का हिंदी अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने, रेल मंत्री ने, जब संसदीय कमेटी बनी थी राजभाषा पर उस समय किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। क्यों, क्योंकि बीजी खैर बिजी थे। बीजी खैर क्या थे, बिजी थे, याद रख लोगे ना। बीजी खैर क्यों बिजी थे, क्योंकि उन्हें पहले साल ही राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया था बीजी खैर को, वो बिजी थे इसलिए। तो 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने रेल बजट का हिंदी अनुवाद किया। राजभाषा अधिनियम 1963, देखो 2-4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 8वीं अनुसूची, उसमें जो जो भाषाएं हैं, फिर कौन कौन सी कब कब जुड़ी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट और क्या इंपॉर्टेंट है, 1955 का अधिनियम, राजभाषा आयोग जब बना, बीजी खैर ये। उसके बाद में 1956 में कमेटी बनी। फिर 1963 इंपॉर्टेंट है, फिर 1976 इंपॉर्टेंट है। क्यों है, अभी बात करेंगे, रुकिए। 1963 में राजभाषा अधिनियम संशोधित कब हुआ, 4 साल बाद, 1967 में। कुल धारा कितनी है, 9। ये 9 की 9 धारा रट लेना। सर बड़ी है क्या, नहीं कुछ नहीं है, 2-2 लाइनें, 1-1 लाइन है। लागू कब हुआ ये, 10 मई 1963। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कब लागू हुआ, 10 मई 1963, 10 मई 1963, ये हमें याद होना चाहिए। धारा 3(3) क्या कहती है, ये 1965 में लागू की। कौन सी, याद करो, अपन वादा करके आए थे कि 15 साल ही अंग्रेजी पढ़ेंगे। क्या वादा करके आए थे 1950 में, कि संविधान लागू होने के 15 साल तक ही इंग्लिश का यूज होगा, फिर नहीं होगा। अब बताओ 15 साल के बाद में 1965 में इंग्लिश का यूज करने की जरूरत है या नहीं है। तो संविधान निर्माताओं को ये लगा। उसके बाद में उस समय जो 1965 की संसद और राष्ट्रपति और जो भी लोग वहाँ लोकसभा मेंबर वो बैठे थे और संसदीय समिति राजभाषा की थी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेजी को तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर धारा 3(3) के तहत राष्ट्रपति ने ये कहा कि अंग्रेजी का और यूज करना पड़ेगा। अभी बात करेंगे आगे। तो कुल मिला के 1963 में लग गया, लेकिन 2 साल बाद धारा 3(3) और ऐड कर ली। 3(3) क्या है, सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रहेगा। जो बात हम पहले कह के आ गए थे संविधान में, उसी चीज को फिर से अंडरलाइन करते हुए राष्ट्रपति ने क्या कहा कि सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रहेगा। निम्न 14 दस्तावेज द्विभाषी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने दस्तावेज 1965 में कहा कि जो द्विभाषी होंगे, 14 दस्तावेज। इनमें संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, नोटिफिकेशन, अधिसूचनाएं जो भी हैं, करार, लाइसेंस, परमिट, संविदा, प्रेस विज्ञप्ति या नोट, संकल्प, सूचनाएं, संसद में प्रस्तुत सरकारी कागज, संसद में प्रस्तुत सरकारी या प्रशासनिक अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट संसद के अलावा, ये सारी बातें आपको क्या करनी पड़ेगी, बाइलैंग्वेज। क्या करनी पड़ेगी, बाइलैंग्वेज। बाइलैंग्वेज यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इन दोनों में आपको ये बात करनी पड़ेगी। हालांकि आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमारे सरकारी महकमे इंग्लिश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदी को हमें भूलना नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है हिंदी, हमारे रोम रोम में हिंदी, हिंदू नाम ही ऐसा पड़ा है, इसलिए हमारी भाषा हिंदी।
तो बात करते हैं इससे आगे 1963। अब धाराओं की बात कर लेते हैं, सारी धाराएं जो इंपॉर्टेंट है। धारा 4(1) क्या कहती है 1963 के अंदर? संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में होगा। पहले कब हुई थी? आप कह रहे थे सर एक कमेटी बनाई तो थी गोविंद वल्लभ पंत वाली 1956 में, क्योंकि बीजी खैर तो बीजी थे राजभाषा आयोग में 1955 में। फिर 1960 में आगरा में हिंदी विश्वविद्यालय बना दिया। तो फिर 1963 में हम अधिनियम ले आए जिसमें कुल 9 धाराएं थी। 9 धाराएं थी ना अधिनियम में, देख लिया आपने कितनी धाराएं थी इसके अंदर? अधिनियम जो था उसके अंदर ये रहा अधिनियम, कुल 9 धाराएं थी। उसके बाद में अधिनियम ले आए, फिर धारा 3(3) जोड़ दी हमने। क्या कहा कि अंग्रेजी का तो यूज करना पड़ेगा 1 जनवरी 1965 के बाद भी, लेकिन ये जो 14 दस्तावेज हैं ये दोनों भाषाओं में यूज होंगे। फिर उसके बाद में धारा 4(1) में कहा गया कि अब फिर से संसदीय राजभाषा समिति बनानी पड़ेगी, और 1976 में इसका गठन हुआ। अध्यक्ष ओम मेहता। अध्यक्ष कौन थे? ओम मेहता। अध्यक्ष कौन थे? ओम मेहता। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनसे याद मत कर लेना कहीं ओम बिड़ला आ जाए, राम ओम बिड़ला कर दो, नहीं, ओम मेहता अध्यक्ष। राजभाषा समिति 1976 याद भी हो जाएगा, कैसे? 20 साल बाद बनी। 1956 वो भी कमेटी थी राजभाषा पर, और ये संसदीय राजभाषा कमेटी, तो ये 1976 20 साल बाद। धारा 6(7) क्या बोलती है? कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी, इसके बारे में। धारा 6 और 7 कि ये किस पर लागू नहीं होगी? J&K, जम्मू कश्मीर पर। धारा 8 क्या कहती है? केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। धारा 8 क्या कहती है? केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति। धारा 8 क्या कहती है? केंद्र सरकार को कोई भी रूल बनाने की शक्ति है। संसदीय समिति 1956, ये आर्टिकल 344(4) से। संसदीय राजभाषा समिति, देखो 1956 में संसदीय समिति थी, राजभाषा नहीं थी। संसदीय समिति राजभाषा के ऊपर, ये संसदीय राजभाषा समिति नाम से 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के तहत। बोलो क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस इसीलिए लिखा है कि इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहां देख लेना एक बार। ये आर्टिकल अनुच्छेद 344(4) के तहत संविधान में बनी थी, और ये 76 वाली अधिनियम के तहत बनी थी 1963 में। अब राजभाषा अधिनियम, जो राजभाषा नियम है, ये कमेटी है संसदीय राजभाषा समिति 1976, इसके बारे में बात करते हैं। 3-4 डेट इंपॉर्टेंट बताई। एक तो सारे अनुच्छेद याद कर लेना, 11 आर्टिकलों के बारे में, 120, 210, 343 से लेकर 351, 43-44 केंद्र के बारे में, 45, 46, 47 राज्य के बारे में, 47, 48, 49 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में, 50, 51 विशेष निर्देश है मातृभाषा जैसे। फिर उसके बाद में 1955 में राष्ट्रपति ने 1952, 55 और 60 में 3 बार आदेश दिए कि हिंदी में काम करो। उसके अलावा 1955 में बीजी खैर अध्यक्ष बने और हमने आयोग बना दिया। 1956 में एक संसदीय समिति बना दी इसके ऊपर। 1960 में आगरा में हिंदी विश्वविद्यालय बना दिया। 1963 में अधिनियम ले आए और उस अधिनियम में संशोधन 4 साल बाद कर दिया 67 में। और 1965 का वो दिन जो 15 सालों का हमने वादा किया था कि 15 सालों के, वो हमने वादा किया था कि 15 सालों के बाद में हम अंग्रेजी का यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसको बढ़ाना पड़ा धारा 3(3) जोड़ के। 1963 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं थी। उसमें और क्या कहा गया? उसके तहत 1976 में हमने संसदीय राजभाषा समिति बना दी, और संसदीय राजभाषा समिति बना दी, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। अब ये 1976 का ये आखिरी चीज है, ये मान लो ये पूरी हो गई, वहां राजभाषा के लगभग काम पूरे हो गए आपके। देखो पारित कब हुई? 17 जुलाई 1976, उसकी डेट याद कर लेना राजभाषा आयोग की, और अधिनियम की डेट याद कर लेना, और इसकी 17 जुलाई। 10 जून किसकी थी, किसकी सितंबर में थी, किसकी जून में थी, किसकी जुलाई में थी, किसकी अगस्त में थी, सारा याद रखना। ये कंफ्यूजन वाली डेट्स हैं। ये कब है? 17 जुलाई। अभी देखना आपको फिर याद दिला देता हूं। अधिनियम संशोधन अधिनियम कब हुआ? 10 मई 1963। बताइए अधिनियम 10 मई, 17 जुलाई मई, और वो जून में था। फिर राजभाषा आयोग, आयोग कब है साहब? आयोग कहाँ गया राजभाषा? हाँ जी, हिंदी दिवस आयोग आ जाइए, ये रहा राजभाषा आयोग। कब? 7 जून। अब देखो इतनी देर में ही भूल गए आप। 7 जून, पहले मई आता है, तो 7 जून को ये हुआ। फिर पिछले महीने में चले जाओ, मई में, उस समय क्या हुआ?
उस समय राजभाषा अधिनियम आया। कब? 10 मई। 7 जून 10 मई, पिछले महीने की 10 तारीख को चले जाओ, ठीक है। 10 मई को राजभाषा अधिनियम 1963। फिर आपको 1976 वाला ये नियम 17 जुलाई। मतलब ये तो एक प्रकार से आप एक ट्रिक बना सकते हैं इसकी। कैसे भाई? सबसे पहले आप 7 जून को चले जाओ, 7 जून, मई के बाद जून आता है। फिर आपको पिछले महीने की 10 तारीख पे जाना है, 3 दिन आगे, 7 से 3 दिन आगे 10, और पिछले महीने चले जाओ मई में, तो 10 मई। 10 मई को 1963 वाला। सबसे पहले आयोग बना 55 वाला। देखो क्रमागत तो ये रखो, बस ये याद रखो, पहले 7 जून, कितना जून? 7 जून, कितना जून? 7 जून 1955, ठीक है। फिर पिछले महीने चले जाओ मई और 10 तारीख, 3 दिन बाद में, तो 10 मई। 10 मई को क्या हुआ? 1963 को अधिनियम बना। फिर 76 वाला कब आया? तो जून से अगले महीने चले जाओ जुलाई, और कितनी जुलाई? ये लो जी 17 जुलाई। 7 जून 17 जुलाई, 10 दिन आगे चले जाओ, 17 जुलाई याद कर सकते हैं। 1976 संशोधन कितनी बार हुआ? 3 बार। कैसे? एक तो 1987 में, 1987 भाई पहले संशोधन 67 में हुआ था अधिनियम में, तो 20 साल बाद जोड़ दो। कमेटी भी तो 20 साल बाद बनी है, 1956 से 1976। ऐसे ही 67 में संशोधन, तो 87 में संशोधन। फिर अगला 20 साल जोड़ दो 2007 में, और अगला 4 साल बाद जोड़ दो 2011 में। लागू राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत, अधिनियम जो 1963 में आया उसके तहत ये लागू हुआ। तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में लागू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। यहां से आता है क्वेश्चन। तो हम जम्मू कश्मीर को छोड़ना सोचेंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि तमिलनाडु को छोड़कर, तो तमिलनाडु को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू। कुल नियम कितने हैं? 12। और 1963 के नियम में धाराएं कितनी थी? 9। कितनी धाराएं थी? 9। वो 9 धाराएं रट लेना और ये 12 नियम रट लेना, फिर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राजभाषा का। सर 12 नियमों में क्या है? देखो 9 धाराओं में दो चार इंपॉर्टेंट है, जैसे 3 में क्या हुआ, फिर आगे क्या 6-7 में क्या कहा गया JNK के बारे में, ये सारी बातें। नियम 1, इसमें 2 चीजें हैं कि राजभाषा नियम 1976 ये संक्षिप्त नियम है आपका, तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत पर लागू, ये नियम 1 में कहा गया। नियम 2 में क्या कहा गया? अधिनियम किससे लागू हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963, इसके तहत लागू हुआ। केंद्र सरकार के कार्यालयों में क्या काम होगा, और कै खे गए क्षेत्रों की बात की गई नियम 2 में। कै खे गए क्षेत्र कौन से? भाई पूरे भारत के राज्यों को इन्होंने कै खे गए क्षेत्रों में बांट दिया। जो केवल हिंदी वाले थे, जो उत्तर भारत के मेन राज्य है, वो सारे के सारे कै क्षेत्र में डाल दिए। खे क्षेत्र जो इंग्लिश वाले, कौन से? यहाँ से नीचे साउथ से लेके, जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और उधर 7 सिस्टर वाले 7 स्टेट, ये सारे के सारे मिला के ये इंग्लिश वाले आ गए खे क्षेत्र में। और तीसरा गए क्षेत्र आता है, जिसमें मतलब खे क्षेत्र में हिंदी या ओब्लिक इंग्लिश, और 4th आता है गए क्षेत्र। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि लक्षद्वीप कैसा है, जम्मू कश्मीर कैसा है, इंग्लिश में आएगा या कौन से में आएगा, तो इस प्रकार से। तो कुल मिला के नियम 2 में केंद्र सरकार के कार्यालय, और ये कै खे गए क्षेत्रों की परिभाषा। अब ये जानेंगे कै में कौन कौन से स्टेट रखे, खे में कौन कौन से, गे में कौन कौन से। तो सर कै किसको बोले? जो केवल हिंदी में काम करें, अंग्रेजी के साथ हिंदी अनुवाद भेजे, इस प्रकार से। खे क्षेत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों चल जाएगी, और गए क्षेत्र केवल अंग्रेजी चलेगी साहब गए क्षेत्र में। अब देखिए, अब रूल 3 क्या कहता है? केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ जो भी प्रचार होगा वो कै क्षेत्र वाला किसमें होगा, खे क्षेत्र वाला, गए क्षेत्र वाला, और ये इस प्रकार से सारा। अब देखिए नियम 4 क्या कहता है? 12 नियम थे। कितने नियम थे? 12। नियम 4 क्या कहता है? केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार नियम 3 की तरह ही होगा। 3 की तरह मतलब कै वाला कैसे, कै के हिसाब से, खे वाला खे के हिसाब से, गे वाला गे से। कै वाला हिंदी में अनुवाद के साथ, और खे वाला हिंदी या इंग्लिश किसी में भी भेज दो, और गे वाला केवल अंग्रेजी में। नियम 5 कहता है हिंदी में प्राप्त पत्र के उत्तर हिंदी में ही देना जरूरी है। नियम 5 ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो आपको किसी ने लेटर लिखा है तो उसका जवाब किस में देना पड़ेगा? हिंदी में ही देना पड़ेगा। नियम 6 क्या कहता है? हिंदी व अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), वो बाद में जोड़ के थे, हम 1965 में याद आया था कि अंग्रेजी को रोक दो साहब,
15 साल के लिए कहा था। तो धारा 3(3) के तहत हमने कहा था कि सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में हों, जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्ता की। ये नियम 6 में याद दिलाया हमने। उसके बाद नियम 7 में अभ्यावेदन आवेदन आदि। अभ्यावेदन क्या होता है? जैसे आपको किसी ने चार्जशीट दे दी और आपको 10 दिन के अंदर ही अपनी बात रखने का मौका, उसे अभ्यावेदन कहते हैं। तो अभ्यावेदन या आवेदन आदि, कर्मचारी आवेदन अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है, लेकिन जिसमें दे जवाब भी उसी में देना है, उसका उत्तर भी उसी भाषा में। हिंदी में लिखता है कर्मचारी, कोई भी लेटर लिखता है तो जवाब हिंदी में ही दो, और अगर इंग्लिश में लिखता है तो आंसर इंग्लिश में ही दो। नियम 8 क्या कहता है? केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में टिप्पणियां, जो गवर्नमेंट ऑफिस होंगे उनमें कैसी टिप्पणियां, फाइलों पर क्या लिखा हुआ रहेगा? हिंदी या अंग्रेजी में एक भाषा में लिखा हुआ रहेगा। किस चीज की फाइल है? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के लिए टिप्पणी हिंदी में। कार्यालय प्रमुख हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होगा वो आदेश दे सकता है। नियम 9 में क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट, हिंदी में प्रवीणता। हिंदी में प्रवीणता कैसे मानी जाएगी? कौन प्रवीण होगा हिंदी में? यदि कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक यानी 10वीं होती है, 10th क्लास या उससे ऊंची परीक्षा हिंदी मीडियम से पास की हो, 10th 12th या 10th या उससे ऊपर की परीक्षा अगर हिंदी मीडियम से पास की है, हिंदी मीडियम है, तो वो प्रवीण माना जाएगा कि हिंदी आती होगी अगले को। यदि, और ऑप्शन दिया है, यदि स्नातक परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में, या फिर उससे ऊंची कोई एग्जाम हो जिसमें हिंदी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, तो फिर वो भी प्रवीण माना जाएगा। तो कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहलाएगा। ये रूल नंबर 9, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, ये रूल नंबर 10 में है। प्रवीणता 9 में, 10 में कार्य साधक कौन माना जाएगा? यदि कर्मचारी ने 10th या समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ पास की हो, तो फिर वो कार्य साधक होगा हिंदी का। अगर सब्जेक्ट के साथ, हिंदी मीडियम में नहीं, सब्जेक्ट के साथ पास की हो तो, या फिर केंद्र सरकार की हिंदी परीक्षा योजना या अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो वह हिंदी में कार्य साधक समझा जाएगा। बोलो क्लियर? इसके अलावा 10A में था वो, 10B में देखो, यदि किसी कार्यालय के 80% कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान हो और वह कार्यालय हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा, तो वह, समझ गए, 80% कर्मचारियों को अगर हिंदी का ज्ञान है, 80% कर्मचारियों को, तो वह कार्य साधक कार्यालय ज्ञान प्राप्त समझा जाएगा। इन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे, गजट नोटिफिकेशन। नियम 11 में मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन आदि। 11A गवर्नमेंट ऑफिस सभी मैनुअल, संहिता, प्रक्रिया साहित्य द्विभाषी होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे। 11(2) में क्या बोला गया? ऑफिस में रजिस्टरों के प्रारूप शीर्ष सारे द्विभाषी होंगे। 11(3) में ऑफिस में सभी नामपत्र, सूचना पत्र, पत्र, शीर्षक, लिफाफे ये भी द्विभाषी होंगे। और नियम 12, आखिरी 12 नियम है, अनुपालना का उत्तरदायित्व किसका? लास्ट में जिम्मेदारी तो देंगे किसी को, ऐसे तो सब भाग खड़े होंगे। तो 12(1) में कहा गया है, कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि नियमों का पालन हो और समय समय पर वह निर्देश जारी करे। अब कुल मिला के नियम 2 में परिभाषित क, ख, ग क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो रूल 2 में हमने बात की थी, क, ख, ग क्षेत्र कौन से हैं, तो अब देखिए क क्षेत्र कौन सा है। क क्षेत्र वो जो हिंदी में ही बात करना चाहता है, केवल अपने उत्तर भारत के लोग, जैसे बिहार, हरियाणा, सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने ये मणिपुर, ये खेमे बता दिए। खेमे तो वो हैं जो खुद की भाषा, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, ये वाले। अभी यहाँ पूरा हमने लिख रखा है, ठीक है, वो गेमे थे, इंग्लिश वाले गेमे थे। तो कै क्षेत्र में केवल हिंदी वाले बिहार, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार। यहाँ से क्वेश्चन आता है सर, दिल्ली और अंडमान निकोबार के लिए। और सारे तो हम जानते हैं उत्तर भारत के हैं, तो हिंदी अगर नियर बाई भी जाएंगे तो सही हो जाता है। लेकिन दिल्ली, और दिल्ली का भी चलो ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंग्लिश करते हो आप, लेकिन हमें क्या करना है? हिंदी। अंडमान निकोबार का ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि इधर वाली तरफ है, ठीक है, इधर वाली तरफ का मतलब इधर पंजाब वाली तरफ, हरियाणा वाली तरफ, इधर मान सकते हो आप आइडिया। ख क्षेत्र में वो क्षेत्र आप थोड़ा सा याद रख लो जिनकी खुद की भाषा होती है, जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, पंजाबियों की, पंजाब वालों की पंजाबी। तो ऐसे ही गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़। अब ये याद रख लेना, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली। और ग में वो आते हैं जो केवल इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। और क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से आता है, जम्मू कश्मीर ओनली इंग्लिश में।
वो 7 सिस्टर आसाम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। अब आ जाओ साउथ वाले, इधर वाले बेल्ट वाले, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी बोलते हैं हम, ये वाला, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे क्षेत्र अब हमने यहाँ लिख भी रखा है कुल मिला के कि एक तो कै क्षेत्र हिंदी क्षेत्र होगा, ख क्षेत्र हिंदी या फिर इंग्लिश, ये वाले ख क्षेत्र वाले बीच वाले गुजरात वाले ये, और ग क्षेत्र केवल किसमें होगा, अंग्रेजी वाला क्षेत्र होगा। बोलो क्लियर है? तो आज हम इस क्लास को, अभी हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए आगे, इसके कौन कार्य साधक माना जाएगा, किसको क्या पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन इस क्लास में दोस्तों हम अपन इस क्लास को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए केवल यहीं तक पढ़ेंगे इस क्लास को। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। देखो कई बार बताते समय स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, कोई चीज़ के क्षेत्र की खेमे बता दी लेकिन बाद में क्लियर कर दी, तो इस चीज़ को आप भी क्लियर कर लेना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ये तो बनता ही है। कुल मिला के हम आपके लिए अतिरिक्त मेहनत और करेंगे और आने वाले समय में और वीडियो लाके आपका जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, एलडीसी हो या प्रमोशनल कोटे की एग्जाम हो, कैसी भी, रेलवे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के, इसलिए आप जागिए, उठिए और खुद के लिए मेहनत करिए और अपने जो भी मार्क्स आप पक्के कर सके इन क्लासों से वो पक्के करिए, 100% नंबर लेके आइए और आगे बढ़िए और खुद को आगे रखिए। बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। कई बार कर्मचारी क्या करता है, एक बार जॉब मिलने के बाद में सुस्त हो जाता है, अरे नहीं आप आगे के लिए बने हैं, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, यहाँ लाखों की भीड़ को तो आप साइड में करके आए हैं, आप प्रशासन का हिस्सा बने हैं तो आप लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ को साइड में करके आगे निकल के आ गए। जब इतना आ गए तो थोड़े से एफर्ट के साथ आप और भी आगे जा सकते हैं, डिपार्टमेंट आपको मौका दे रहा है। तो आप इन क्लासों को देखते रहिए। मैं हूं आपका आरवी सर, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।